स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, हमें रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका मालूम है कि हम मेंटर के साथ कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर सैम्पल पेपर या फिर दूसरे स्कूलों में आ रहे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। अब पेपर को सोल्व करने के 3 हमारे मोटिव होते हैं। एक कि हमारा रिवीजन तो होता ही है जो पेपर में आ रहा है, साथ के साथ हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको पेपर में अप्रोच समझ में आती है कि पेपर को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आइए इन्हीं 3 चीज़ के साथ हम अपना पेपर सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बेटर हो पाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने क्लास 6 का सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है। सबसे पहले आपको पता है रीडिंग सेक्शन आता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आएगा, अनसीन पैसेज आ सकता है या फिर कोई भी क्लास का चैप्टर भी आ सकता है। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। आपके सामने एक पैसेज है, वंस देयर वाज अ माइजर। देखो, ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जिसमें कंजूस आदमी की कहानी बताई गई है और जो अपनी सारी चीज़ें बेचकर एक गोल्ड का टुकड़ा खरीद लेता है और उसे गार्डन में छुपा देता है। रोज़ जाकर उसे देखकर खुश होता है, फिर एक कामगर यूज़ चुरा लेता है, ठीक है। आइए देखते हैं आपको क्या करना है। अप्रोच समझ लो। पेपर में जब भी आपके सामने ऐसे पैसेज आए तो आपको ये बार बार नहीं पढ़ना, मतलब ये एक से सिर्फ 2 बार ही पढ़ना है पूरा, और 1 गो में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक बारी में पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ने हैं। आपको 90% आइडिया लग जाएगा कि आंसर कितना है, ऊपर के एरिया में है, बीच में है या लास्ट के एरिया में है। फिर आप डायरेक्ट वहीं पर पढ़ोगे, 2 बार से स्टार्ट करोगे पढ़ना और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी अप्रोच को। Once there was a miser who sold all his possessions and with the money bought a great piece of gold, dug a deep hole at the edge of the garden and there he buried his gold once a day. Thereafter the miser went to the garden, dug up his gold and embraced it lovingly. One of the miser's workmen wondered why his master spent so much time in the garden. One day he hid behind a tree and soon discovered the secret of the hidden treasure. That night, when the miser was fast asleep, the workman crept into the garden and stole the piece of gold. When the miser found that his gold was gone, he tore his chair and cried aloud in his hopelessness. A neighbor came running to see what the matter was, and the tearful miser told him what had happened. Then the neighbor said, "Pray to stop your weeping. Go and find a stone. Please place the stone in the hole and imagine that it is your piece of gold. The stone will serve your purpose, for you never mean to use the gold anyway. To a miser, what he has is of no more use than what he has not." ठीक है। तो इसके साथ आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जब उसने सब कुछ बेचकर एक टुकड़ा गोल्ड का ख़रीद लिया था और वो कभी उसका यूज़ नहीं करने वाला था, तो वो एक उसकी जगह पत्थर रख दे और उसको वो मान ले कि वो गोल्ड है, जिसकी वजह से उसको लगने लगेगा कि ये वाइज मैन को उसके नेबर की सलाह थी, क्योंकि वैसे भी वो उसका यूज़ तो करने नहीं वाला था, तो वो मान सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, हाउ डिड द माइजर गेट द पीस ऑफ गोल्ड। तो पूछा गया है कि गोल्ड कहाँ से मिला। बाय सेलिंग ऑल ही हैड। तो बाय सेलिंग ऑल ही हैड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि उसने सब चीज़ बेचकर वो गोल्ड खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाई डिड माइजर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन। क्यों बिताता था वो गार्डन में टाइम, क्योंकि टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, जिससे कि वो छुपे हुए ट्रेजर को देख सके। तो वो टाइम क्यों बिताता था। ही वॉज अ नेचर लवर, ही लाइक वॉचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, टू चेंज द प्लेस ऑफ हिज पीस ऑफ गोल्ड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, जिससे कि वो अपने ट्रेजर को, हिडन छुपाए हुए सामान को देख सके, छुपे हुए पैसे, अपने गोल्ड को देख सके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द नेबर एडवाइज द माइजर टू पुट अ स्टोन इन द होल बिकॉज। क्यों देता है उसका नेबर उसको ये एडवाइस, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, बिकॉज द माइजर वुड नेवर यूज़ द गोल्ड एनीवे, क्योंकि वो कभी गोल्ड को यूज़ करने वाला तो था नहीं। सो स्टोन एंड गोल्ड वर सेम फॉर हिम, जिसकी वजह से उसके लिए स्टोन और गोल्ड दोनों सेम ही तो हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है गोल्ड इज़ लाइक अ स्टोन ओनली, द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड, हैंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू, द स्टोन विल बिकम गोल्ड आफ्टर सम टाइम, और फॉर वाइज मैन गोल्ड एंड स्टोन आर इक्वल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका, बिकॉज द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड, हैंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू, जिसकी वजह से कोई डिफरेंस उनके बीच में बचा नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वर्ड विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग, माइजर चालाक समझदार, मनी ग्रबर, स्पेंड थ्रिफ्ट और होर्डर। तो आपको बताना है इनमें से किसका कौन सा वर्ड बाकी तीन से डिफरेंट मीनिंग रखता है। तो स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो पैसा उड़ा देता हो, ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो पैसा उड़ा देता हो। बाकी सब क्या है, समझदार या फिर आप कह लो कंजूस, जो पैसे को बचाना या ऐसे कंजूस कह लो आप। हाँ, तीनों का मतलब कंजूस है, ठीक है, पैसे को बचाना चाहते हो, पैसे को अपने पास रखना चाहते हो, इसका मतलब है स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब है पैसे को उड़ाने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपके सामने, एक पैसेज आपको दिया गया है, आप इसको वन गो में पढ़ोगे और फिर फर्स्ट क्वेश्चन पर आओगे। तो ये पैसेज एक अजीब सी अपीयरेंस वाले पिजन मतलब कबूतर पर बेस्ड है, जिसका नाम कोसीमोदो रखा गया है, ठीक है, कोसीमोदो। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ोगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, द नरेटर डिस्क्राइब्स द पिजन एज अ रिवोल्टिंग बर्ड बिकॉज, क्यों नरेटर ने उसको एज अ रिवोल्टिंग बर्ड दिखाया, बागी परिंदा बताया, क्योंकि उसका अपीयरेंस गंदा लगता था, ठीक है, ही हैड रिंकल्ड स्किन एंड येलो फेदर्स। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और आपको ये मेरे बताने से पहले खुद पैसेज में से आंसर्स ढूंढने हैं और फिर देखना है आपके कितने सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोसीमोदो गोट हिज नेम बिकॉज, कोसीमोदो को अपना नाम क्यों मिला। ऑप्शन ए, ही वॉज फैट एंड अगली, ही वॉज अट्रैक्टिव, ही कुड नॉट फ्लाई, और ही लव्स बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो ऑप्शन ए, ही वॉज फैट एंड अगली। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वी नो दैट कोसीमोदो वॉज ऑलवेज ईगर टू गो ऑन वॉक्स बिकॉज, ऑप्शन ए, ही वॉकड एवरीवेयर, बी, ही डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई। तो बेसिकली पूछा है कैसे पता चलता है, ठीक है, हाउ डू वी नो वांटेड टू जॉइन वॉक्स। तो ही कंप्लेंड लाउडली व्हेन ही वाज नॉट टेकन अलोंग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, ही कंप्लेंड लाउडली इफ ही वाज नॉट टेकन अलोंग। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कोसीमोदो प्रोटेस्टेड व्हेन ही वाज, कोसीमोदो प्रोटेस्टेड कब शोर मचाता है, व्हेन डिड ही प्रोटेस्ट। तो लेफ्ट एट होम जब वो घर पर छूट जाता है, जब वो अकेला शोल्डर्स पर रह जाता है, लिफ्टेड ऑन शोल्डर मतलब उसको शोल्डर पर उठा लिया जाता है, टेक फॉर अ वॉक जब उसको वॉक पर ले जाया जाता है, और लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वॉक्स या फिर जब उसको वॉक्स के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है। तो व्हेन लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वॉक्स। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वॉक्स, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रेज रिस्किंग एन एक्सीडेंट टू योर क्लोथ्स मीन्स, इस फ्रेज का मतलब क्या है। ऑप्शन ए, द बर्ड पीक्ड एट देयर क्लोथ्स, द बर्ड पैक्ड एट देयर क्लोथ्स। तो बेसिकली कहा गया है कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। इस तो देयर वाज अ चांस ऑफ द बर्ड सोइलिंग देयर क्लोथ्स, देयर वाज अ चांस ऑफ अ बर्ड सोइलिंग देयर क्लोथ्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका, यही आपकी बुक में बताया गया है। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन आपके सामने है, 15 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 days लीव एज यू आर गोइंग टू कानपुर टू मीट योर ग्रैंडफादर। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन में 5 नंबर कैसे मिलते हैं समझिए। देखो 2 नंबर फॉर्मेट के, ठीक है, किस तरह से आपने लिखा। 2 नंबर मैटर के, क्या आपने लिखा, और 1 नंबर स्पेलिंग्स का, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हम अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं। तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा हमेशा याद रखना। देखो सबसे पहले आप लिखते हो द प्रिंसिपल, ठीक है, इसकी के साथ आप अपना स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल है, मान लीजिए वो दिल्ली से है,
फिर आप डेट लिखते हो, ठीक है। जैसे आज 22 नवंबर है 2025। सब्जेक्ट के तौर पर बाय द वे आज मेरा जन्मदिन भी है। सब्जेक्ट क्या लिखोगे? एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, ठीक है। और इसी के साथ रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, रिस्पेक्टेड सर और मैम जो भी है। अब देखो जहाँ जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ ये गैप आना चाहिए, ये तीनों एक साथ, फिर आपका यहाँ पर एक लाइन का गैप, फिर एक लाइन का गैप और फिर एक लाइन का गैप। इसके बाद फिर कंटिन्यू करोगे आप, आई एम केशव। तो इस तरह से हमने अपना पूरा एप्लीकेशन को लिखा। देखो ये फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले द प्रिंसिपल से स्टार्ट करके अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड, फिर आई एम से लेके पूरा मैटर लिखोगे। इसके बाद काइंडली ग्रांट मी लीव अलग से एक रिक्वेस्ट, और लास्ट में अपना योर ओबीडिएंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य केशव और आपकी क्लास। ये पूरा आप एक बॉक्स के अंदर बनाओगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होता है, ये चीज़ें भूलनी नहीं है, ठीक है। उसी के बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5th हमने कर लिया। अच्छा, राइटिंग सेक्शन में हमने सबसे पहले एप्लीकेशन किया। क्वेश्चन नंबर 4th पर आते हैं, 3rd किया था। यू आर रोहित और रेशमा, मॉनिटर ऑफ क्लास 6th A, सेट पॉल पब्लिक स्कूल लखनऊ, ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट योर लॉस्ट रिस्ट वॉच। तो आपको एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाना है, आप क्लास 6th A के स्टूडेंट हो जिसमें कि आपकी घड़ी खो गई है, ठीक है। तो नोटिस का भी सेम फॉर्मेट अलग है लेकिन सेम पैटर्न है कि आपको 5 नंबर का मिलेंगे जब आपको 2 नंबर का फॉर्मेट, 2 नंबर का मैटर और 1 नंबर का स्पेलिंग्स करेक्ट हो, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको एक नोटिस बोर्ड की तरह, नोटिस का सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है? देखो फॉर्मेट तो होना ही चाहिए लेकिन ये बॉक्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपने समझा कि फॉर्मेट के साथ साथ आपको नोटिस बोर्ड हमेशा एक स्क्वायर बॉक्स में, ऑलमोस्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल के आसपास दिखने वाले बॉक्स में बनाना है। इस बॉक्स में आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपकी हेडिंग स्कूल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका नोटिस हेडिंग होनी चाहिए नोटिस, उसके बाद आपको डेट डालनी है और फिर होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट की हेडिंग कि आपने किस बारे में नोटिस लिखना है। फिर आप डिटेल्स देनी स्टार्ट करते हो कि ब्लैक ट्राइडेंट डिजिटल वॉच थी, फिर वो लॉस्ट हो गई स्कूल के प्रीमाइसेस में 21 नवंबर को लंच ब्रेक के दौरान 1 बजे के अराउंड। तो इतनी चीज़ तो आपको वही हो गई जो फैक्ट हो गया। इसके बाद जिसको मिलेगी उसको रिक्वेस्ट है कि वो हमें दे दे, हैंड इट ओवर टू क्लास टीचर को दे दे, स्कूल के ऑफिस में दे दे और उसको रिवॉर्ड किया जाएगा और उसकी हेल्प को अप्रिशिएट किया जाएगा। मैं अपना नाम और उसके बाद क्लास और मॉनिटर, ठीक है। इस तरह से आपका नोटिस पूरा लिखा जाता है, इस तरह से आपके पूरे 5 नंबर तैयार होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 4 कर लिया था। नेक्स्ट 5th पर आता है, डू एज डायरेक्टेड, जैसे दिखाया गया है वैसे करना है। यूज़ करेक्ट वर्ब फॉर्म, तो आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म का यूज़ करके आगे आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, माई फादर डैश गोज गोइंग टू ऑफिस रेगुलरली। देखो जब कोई रेगुलरली मतलब डेली हैबिट की बात हो रही है तो क्या आएगा, और फिर फादर भी यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या आएगा आपका गोज आएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप, यहाँ पर गोज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर डैश विजिटेड द टेम्पल येस्टरडे। तो पिछले दिन की बात हो रही है, ये काम हो चुका है, पास्ट की बात है और सिंगुलर फॉर्म है तो क्या आएगा विजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश इंजॉय और इंजॉयड प्लेइंग द गेम। तो वो खेल को खेलना पसंद करता है, ठीक है। तो इंजॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड आउट द एडवर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एडवर्ब चूज करना है आपको। एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता बताता हो। फाइंड आउट द एडवर्ब, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द लाइब्रेरी क्विकली। तो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जा रहे हैं कैसे, तेज़ी से।
तो एडवर्ब क्या हुआ, वर्ब तो हो गया जाना, ठीक है, लेकिन कैसे जा रहे हैं, आराम से, तेज, तो क्या हुआ, क्विकली आपका क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। द स्टेज वॉज ब्यूटिफुल लिट, ब्यूटिफुली लिट, तो ब्यूटिफुली लिट मतलब स्टेज जो है वो बहुत ही शानदार है। कैसी शानदार है, बहुत खूबसूरत है, तो ऑब्वियसली आपका ब्यूटिफुली आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी लिटरेचर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपके सामने एक पोएम की 4 लाइंस दी गई हैं, इनको पढ़ें। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर नाइट विंड्स। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है गिव वन रीजन वाई द ग्रास इज कोल्ड। तो आपको वन रीजन देना है क्यों ग्रास ठंडी थी। तो देयर इज अ कोल्ड बिकॉज, अब यहाँ पे लिख लोगे आप एक आंसर, बिकॉज इट इज इवनिंग टाइम, ठीक है, एंड द टेम्परेचर टिपिकली, एंड द temperature typically drops as night approaches। ठीक है, रात को टेम्परेचर कम हो जाता है जिसकी वजह से ग्रास ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज, क्योंकि दे हैव बीन, ब्लू से लिख लेते हैं, बिकॉज दे have been, क्योंकि they have been running and playing, क्योंकि वो भाग रहे थे और खेल रहे थे, and playing barefoot, नंगे पैर, on the cold grass, ठंडी घास पर वो नंगे पैर भाग और खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डज नाइट विन, क्यों रात जीत गई। नाइट विंस बिकॉज, तो आप लिखोगे पूरा, नाइट विंस बिकॉज दी ए टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, बी चिल्ड्रन आर टायर्ड, सी टाइम टू प्ले एट होम बिगिंस, और डी नाइट फॉलो डेज। तो टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, टाइम फॉर प्ले, खेलने का टाइम ख़त्म हो गया था इसलिए। देखो जब रात होती है खेलने का टाइम ख़त्म हो जाता है तो रात जीत जाती है अपने आप में कि चलो अब बच्चों घर चलो। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, रात जीत गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। डी, द पोएट हैज़ यूज्ड ह्यूमन क्वालिटीज़ फॉर इनएनिमेट थिंग्स, हेयर नाइट हैज़ बीन कॉल्ड एज विनिंग, दिस इज़ कॉल्ड एज। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, जब पोएट किसी आजीवित वस्तु को या आजीवित चीज़ को, किसी नाम को, किसी फीलिंग को एज अ ह्यूमन ट्रीट करता है। ह्यूमन मतलब जैसे पोएट ने कहा है कि रात जीत गई, क्या कभी रात कोई जीवित इंसान है जो जीत गया, लेकिन फिर भी उसने एज अ ह्यूमन ट्रीट किया। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी अजीवित चीज़ को एज अ ह्यूमन ट्रीट करना, या फिर कोई भी रात दिन, इन सब को, बादल, तारा, बारिश, इनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर आता है, यानी आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किसी भी 3 का आंसर देना है, लेकिन हम चारों का देंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन ए पूछता है, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप स्पोर्टिंग स्पिरिट को इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं ये बताना है। तो देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो इम्पोर्टेंट है, एज यू शुड एन्जॉय द गेम, आप यहाँ लिख सकते हो, एज यू शुड एन्जॉय द गेम while playing and also concentrate on winning। ठीक है, hence a few times you might lose the game if the opponent is strong,
In such case, you should not be jealous and work hard to win next time. You should always shake hands after the game to congratulate the winner. ठीक है, तो इसलिए हम स्पोर्टिंग स्पिरिट को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये इट प्लेज अ मेजर रोल in building a character and ethics, character and personality. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, हाउ इज change of heart a suitable title? Explain how the title of the story change of heart is suitable. कैसे change of heart एक suitable कह लो आपकी टाइटल हो सकता है. आइए देखते हैं. तो कैरेक्टर का सोच बदलती है विनिंग से इंजॉयमेंट की तरफ. जैसे जो कैरेक्टर है पोएम में, उसकी सोच बदल जाती है, जीतने के बजाय वो एन्जॉयमेंट की तरफ जाता है. तो इसलिए चेंज ऑफ हार्ट एक सूटेबल कैरेक्टर हो सकता है. ठीक है. एट फर्स्ट ही ओनली केयर्स अबाउट विनिंग. पहले वो सिर्फ जीत के पीछे भागता था, बट लेटर ही लर्न्स टू एंजॉय प्लेइंग गेम्स नो मैटर इफ ही विन्स और लूज. दिस चेंज इन प्रभात एटीट्यूड्स इज व्हाट द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट मीन्स. इट्स लाइक ही हैड अ चेंज ऑफ माइंड एंड नाउ ही सीज थिंग्स डिफरेंटली. ठीक है. चेंज ऑफ हार्ट इज़ अ फिटिंग टाइटल फॉर दिस स्टोरी बिकॉज प्रभात चेंजेस, रेड से लिख लेते हैं, बिकॉज प्रभात चेंजेस his way of thinking. ठीक है. तो इस फ्रेज का मतलब क्या है? क्वेश्चन डी में पूछा है व्हेन द ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, व्हाट डज दैट फ्रेज मीन. तो आपको देखना है और इस फ्रेज का मतलब बताना है. तो देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन 7th के डी पार्ट में जो कहा गया है एक्सप्लेन, अच्छा हमने इससे पहले एक क्वेश्चन नंबर सी भी छोड़ दिया, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा. तो इसको देखते हैं, पहले डी देख लेते हैं. तो फ्रेज का मतलब है व्हेन द ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक डिस्क्राइब्स द स्काई चेंजिंग फ्रॉम ट्वाइलाइट ब्लू टू द डीप ब्लैक ऑफ नाइट. तो जो ट्वाइलाइट ब्लू कलर था स्काई का, आसमान का, वो रात में जैसे ही डीप ब्लैक में चेंज होता है, इसको सिग्निफाई किया गया है. दिस सिग्निफाइज द एंड ऑफ द डे, जिससे हमें पता चलता है कि डे का एंड हो गया है. और सिग्नलिंग दैट प्ले टाइम इज़ ओवर बिकॉज इट हैज़ बिकम टू डार्क टू कंटिन्यू. तो दैट फ्रेज अभी हम लिखते हैं, दी फ्रेज मीन्स और describes the sky changing from twilight blue to the deep black of night. ठीक है, इसका यही मतलब है. It signifies the end of the day. It signifies the end of the day. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन में सी छूट गया था, इसको देख लेते हैं. द वर्ड योगा इज डिराइव्ड, पूछा गया कि आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा कहाँ से आया, इसको एक्सप्लेन करो. तो आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो बेसिकली द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट युज. तो इस वर्ड से मिलके बना है, मीनिंग टू यूनाइट. इसका अर्थ मिलना, एक साथ एकजुट होना होता है, जिससे मिलकर योगा वर्ड बना है. द प्रैक्टिस ऑफ योगा एम्स टू क्रिएट अ यूनियन बिटवीन बॉडी, माइंड
एंड स्पिरिट, मतलब आपकी बॉडी, आपके दिमाग और आपकी अंतरात्मा को एक साथ जोड़ने का काम करती है। युज इसीलिए वर्ड इसका मतलब था टू यूनाइट। वो किससे करते हैं? 3 चीज़ों से। 3 मेन प्रैक्टिसेस इसमें होती है। एक आपका पोस्चर, ब्रीथिंग और मेडिटेशन। इन तीनों से मिलकर ये योगा की पूरी प्रैक्टिस बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देयर आर मैनी इंडिजीनियस गेम्स इन इंडिया। खो खो, कबड्डी आर एग्जाम्पल ऑफ इंडिजिनस गेम्स। इंडिजिनस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी इंडिजिनस गेम ऑफ इंडिया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको नोट लिखना है, शॉर्ट नोट किसी भी इंडिजिनियस गेम पर। ठीक है, तो आइए लिखते हैं शॉर्ट नोट। देखो, आपको मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं हमारे चैनल पर, तो आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी। PDF में आपको आंसर्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, ये पूरे तरीके से मैं आपको आंसर्स दिखा रहा हूँ इस टाइम। और इन आंसर्स में आप देखो कि अगर इंडिजिनियस गेम के ऊपर हम शॉर्ट नोट बात करनी है तो ये आपका शॉर्ट नोट है। ठीक है, और ये आपका बेनिफिट्स ऑफ योगा, या फिर ये इसके ऊपर लिखना है या फिर ऊपर के इसके ऊपर लिखना है। अब ये पर्टिकुलर तरीका है कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। कबड्डी इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन sport that combines physical strength, strategy and quick reflexes. The game is played between 2 teams. Each team sends a raider into the opponent's half to score points by tagging defender. तो इस तरह से आप लिखोगे किसी भी गेम के ऊपर और योगा के बेनिफिट्स लिखोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये चीज़ आप PDF से करोगे अच्छे से। और जब भी आपको रिवीजन करना हो, जब आप PDF को डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चंस, मान लो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आगे, तो उसको मार्क करके अपने पास रख लेना है। फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास शीट्स इकट्ठा हो जाएंगी जिसको रिवाइज करके आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। मिलते हैं आपसे इस वीडियो में इतना ही, और हमने अच्छे से अपना पेपर सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो दोस्तों में शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबा दो, जिससे जब भी मेरी कोई वीडियो आए या हमारी कोई क्लास के बारे में बातचीत हो तो आप तक वो पहुँच जाए और लेट ना हो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।